Hey everyone, welcome back. This is Amrita. Kindly forgive me for my voice today because I'm not keeping well. But yes, this video is dedicated to one of the subscribers who had requested for this video. So let's begin. So if I say I gave up, I put it off, I ran out of time, I found out. आपने नोटिस किया गिव अप सॉरी गिव पुट रन फाइंड ये तो बहुत ही सिंपल इंग्लिश वर्ब्स हैं राइट लेकिन जैसे ही इनके साथ एक छोटा सा वर्ड जुड़ता है अप ऑफ आउट पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है एंड दीज लिटिल कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स अगर आप इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन मूवीज कॉन्वर्सेशन या नेटिव स्पीकर्स की इंग्लिश कभी कभी कंफ्यूजिंग लगती है फ्रेजल वर्ब्स मे बी वन ऑफ द रीजंस बट डू नॉट वरी आज हम 50 फ्रेजल वर्ब्स रटने नहीं वाले इंस्टेड आई विल शो यू some of the most useful phrasal verbs you can actually use in everyday English. And more importantly, I'll show you how to learn them. So let's begin. Alright, so चलिए देखते हैं कि ये phrasal verbs ये जो small words होते हैं इनकी big meanings कैसे आती हैं. So we are going to talk about some very special phrasal verbs. So सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये phrasal verbs होते क्या हैं. What are these phrasal verbs? इनको क्यों बोला जाता है phrasal verbs? तो a phrasal verb is usually a verb and a particle. अब ये जो particle है that can be up, down, out, off, ऑन इन अवे इस तरह का कोई भी शब्द हो सकता है एंड समटाइम्स द मीनिंग चेंजेस कंप्लीटली कभी कभी पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है सो डोंट ऑलवेज ट्रांसलेट अ फ्रेजल वर्ब वर्ड बाय वर्ड अब देखिए फॉर एग्जांपल देखते हैं कि गिव एक छोटा सा शब्द है जो कि हमें पता है और गिव का मतलब होता है देना लेकिन अगर हम इस गिव के आगे अप लगा देते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है हार मान लेना या छोड़ देना फाइंड का मीनिंग होता है ढूंढना लेकिन अगर हम उसके आगे आउट लगा देते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है पता लगाना तो गिव अप का मीनिंग स्टॉप ट्राइंग या तो हार मान लेना या फिर छोड़ देना जैसे अगर मुझे किसी से कहना है कि हार मत मानो तो आई कैन से डोंट गिव अप या फिर एक एग्जाम्पल है शी डिड नॉट गिव अप मे बी वो इंग्लिश सीखना चाहती थी शी वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश एंड उसने हार नहीं मानी शी डिड नॉट गिव अप उसने स्मोकिंग छोड़ दी जब कोई हैबिट हम गिव अप कर देते हैं तो उसका मतलब होता है हम कंप्लीटली उसे त्याग देते हैं छोड़ देते हैं सो ही गिव अप स्मोकिंग सो एक फ्रेजल वर्ब जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग दे सकता है ना देखिए फाइंड आउट की हमने बात की थी तो फाइंड आउट का मतलब होता है डिस्कवर यानी कि पता लगाना आई फाउंड आउट दैट द मीटिंग वाज कैंसल्ड मैंने पता लगाया या मुझे पता चला कि मीटिंग कैंसिल हो गई थी आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड मुझे पता लगाना है कि क्या हुआ तो देखिए फाइंड का मतलब केवल ढूंढना होता है लेकिन अगर उसके आगे हम आउट लगा देते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है जानकारी हासिल करना या पता लगाना रन का मतलब भागना होता है अब रन के आगे हमने अगर आउट लगा दिया तो उसका मतलब हो जाता है खत्म हो जाना और ऑफ के बाद हम वो चीज लगा देते हैं जो चीज खत्म हो गई होती है सो रन आउट ऑफ हैव नो मोर लेफ्ट खत्म हो जाना जैसे हमारा दूध खत्म हो गया वी रैन आउट ऑफ मिल्क मेरे पास समय खत्म हो गया है आई हैव रन आउट ऑफ टाइम उसके ट्रिप के दौरान पैसे खत्म हो गए शी रैन आउट ऑफ मनी ड्यूरिंग द ट्रिप
तो टाइम खत्म हो जाना, पैसा खत्म हो जाना, पेट्रोल खत्म हो जाना, इंक खत्म हो जाना, कोई गैस खत्म हो जाना, सो ये सभी जो है यहाँ पर रन आउट ऑफ, मतलब रन आउट ऑफ हम लगा सकते हैं। रन की सेकेंड फॉर्म रैन होती है और थर्ड फॉर्म भी रन होती है। और ये जो शब्द है, मतलब ये जो हमारा फ्रेजल वर्ड है, फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, फ्रेजल वर्ब है, दिस वन इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन एवरीडे इंग्लिश। फिर देखिए, पुट का मतलब रखना होता है, और अगर हम पुट के आगे ऑफ लगा देते हैं तो उसका मीनिंग बदल के हो जाता है पोस्टपोन, यानी कि टालना। जब हम किसी चीज को टाल देते हैं तो उसे हम पुट ऑफ करते हैं। And this is a very useful phrasal verb because we all put things off sometimes. हम सभी put off करते रहते हैं, चीजों को टाल देते हैं। I keep putting off my English practice. तो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और हम सब कुछ वीकेंड पर डालते रहते हैं कि वीकेंड पर करेंगे, वीकेंड पर करेंगे, और जब वीकेंड आता है तो probably sometimes we put it off for the next weekend. हम कहते हैं कि अब अगले वीकेंड पर करेंगे। सो इसे कल तक मत टालो, डोंट पुट इट ऑफ until tomorrow. लुक एक सिंपल वर्ड है जिसका मतलब देखना होता है, लेकिन अगर उसके आगे हम आफ्टर लगा दें तो उसका मीनिंग हो जाता है टेक केयर ऑफ समथिंग और समबडी। जब आप किसी चीज का या किसी व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर हम लुक के आगे फॉर लगा दें तो उसका मतलब ढूंढना हो जाता है। देखिए, ये जो पार्टिकल है इसके बदलने से मीनिंग भी चेंज हो जाता है। सो दीज टू आर इजी टू कंफ्यूज, द टाइनी वर्ड चेंजेस द मीनिंग। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ। तो अगर मैंने कहा कि क्या तुम मेरे डॉग का ध्यान रख सकते हो, कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग। और अगर मुझे कहना है ढूंढना, सर्च फॉर, तो हम लुक के आगे फॉर लगा देंगे। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी कीज ढूंढ रहा हूँ। सो लुक आफ्टर का मीनिंग होता है केयर और लुक फॉर का मीनिंग होता है सर्च। फिर देखिए, ये टर्न एक वर्ड आता है, छोटा सा वर्ड है। इसमें डाउन लगाएंगे तो डिफरेंट मीनिंग आएगा, अप लगाएंगे तो डिफरेंट मीनिंग आएगा। तो टर्न डाउन होता है रिड्यूस द वॉल्यूम। जब हम किसी टीवी या रेडियो या किसी भी चीज की वॉल्यूम को कम कर देते हैं, वी टर्न इट डाउन। सो प्लीज टर्न डाउन द टीवी, प्लीज टीवी की आवाज कम कर दो। टर्न डाउन का एक और मीनिंग होता है रिजेक्ट। शी टर्न डाउन द ऑफर, उसने ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन अगर हम टर्न के आगे अप लगा देते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है बिल्कुल ऑपोजिट, दैट मीन्स बढ़ाना। इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ा देना। टर्न अप द म्यूजिक, म्यूजिक की आवाज बढ़ा दो। या फिर इसका मीनिंग होता है अराइव अनएक्सपेक्टेडली, जब बिना किसी उम्मीद के आप कहीं पहुंच जाते हैं या कोई पहुंच जाता है। सो यू टर्न अप, ही टर्न अप लेट, मतलब सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी और उसके बाद जब वो आता है तो ही टर्न अप लेट, वह अचानक देर से आ गया। सो सेम वर्ब है, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और डिफरेंट मीनिंग है। पिकअप, नाउ केवल एक वर्ड होता है पिक, तो उसका मीनिंग चूज करना भी होता है और उठाना भी होता है। बट पिकअप एंड ड्रॉप एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग टपकना होता है, उसके आगे हम ऑफ लगा देते हैं तो डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। These two are extremely useful in daily conversations. तो हमारे बहुत ही important और बहुत ही useful phrasal verbs है ये। पिकअप का मीनिंग होता है collect someone or something. मैं तुम्हें स्टेशन से लेने आ जाऊंगा, I'll pick you up from the station. अब देखिए, हम इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे तो पिक का मतलब उठा लेना भी होता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें स्टेशन से उठा लूंगा, तो बड़ा अजीब लगेगा हमें सुनने में। तो लेने आ जाना, जब आप कहीं पर जाते हैं स्टेशन या एयरपोर्ट और वहां से किसी को पिक करते हैं तो आप उसे पिकअप करते हैं। ड्रॉप ऑफ, टेक समवन समवेयर, किसी को कहीं ले जाना एंड लीव देम देयर, उनको वहां पर छोड़ देना। I'll drop you off at
द ऑफिस, मैं तुम्हें ऑफिस पर छोड़ दूंगा. सो ड्रॉप समबडी ऑफ एट सम प्लेस. तो आपको ये जो फ्रेजल वर्ब्स है बहुत जगह सुनने को मिलेंगे, तो इनको हमें जानना जरूरी होता है. अब देखिए वर्कआउट एंड कैरी ऑन. वर्कआउट का मतलब एक्सरसाइज करना भी होता है. आई वर्क आउट 3 times a week. मैं हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करता हूँ. जब आप जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो उसको वर्कआउट करना कहते हैं. लेकिन वर्कआउट का एक और मीनिंग होता है, वो होता है रिजॉल्व वेल. जब आप किसी चीज का रेजोल्यूशन निकाल लेते हैं या किसी चीज का रेजोल्यूशन निकल आता है तो उसमें भी वर्कआउट का यूज किया जाता है. एवरीथिंग वर्कड आउट वेल, सब कुछ अच्छी तरह हो गया. फिर एक वर्ड है कैरी. कैरी के आगे अगर हम ऑन लगा देते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है कंटिन्यू, यानी करते रहना कोई भी काम. प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क. कृपया अपना काम जारी रखिए. तो कैरी ऑन यानी करते रहना. So workout doesn't always mean exercise and carry on doesn't mean physically carrying something. So ये हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये मीनिंग को बदल देते हैं. Why can't we learn all of them? अब हम सारे फ्रेजल वर्ब्स क्यों नहीं याद कर सकते? यहाँ देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेटेड पिक्चर दी गई है कि अगर हम ये सोचेंगे कि हमें सारे फ्रेजल वर्ब्स आ जाए तो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी ऐसे बुक्स भी आती हैं फ्रेजल वर्ब्स की. अगर हम पूरी पूरी बुक याद करने लगेंगे तो हम ऐसे ही पागल हो जाएंगे. मतलब ये होता है कि आप सोच के देखिए कि डिक्शनरी में कितने सारे शब्द होते हैं और उन्हीं शब्दों में एक एक शब्द के आगे कई कई पार्टिकल्स लग सकते हैं और उनके बहुत सारे मीनिंग्स आ सकते हैं. तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश. So, should you memorize all of them? No, not at all. That would be exhausting and unnecessary. यानी हम वो एक हमें थकाने वाली चीज भी होगी और वो necessary भी नहीं है. Start with the phrasal verbs you are most likely to hear. Need and use. Learn them in context, not as isolated lists. In context यानी कि जहां पर उसकी जरूरत है उसको याद करना. जैसे हमें ड्रॉप ऑफ वो बोलने की जरूरत है तो हम ड्रॉप ऑफ याद कर लेते हैं और इस तरह से याद किए हुए शब्द फिर भूलते भी नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग पुट ऑफ, पोस्टपोन, लर्न इट लाइक दिस. आई कीप पुटिंग ऑफ माई इंग्लिश प्रैक्टिस. मैं अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस को पुट ऑफ करता रहता हूँ या करती रहती हूँ. द सेंटेंस गिव्स योर ब्रेन अ सिचुएशन एंड सिचुएशंस आर इजियर टू रिमेंबर. So how to make phrasal verb active? Don't just recognize them, see, understand, use and repeat. So सबसे पहले तो see in context, यानी कि एक situation हमने ली और उसको हम उस situation में देखते हैं. Understand meaning, उसके बाद हम उसका meaning समझेंगे. Make own sentence, your own sentence आपको बनाना होगा. Then use in conversation, फिर उसको conversation में use करिए. When you learn a new phrasal verb, move it from receptive vocabulary to productive vocabulary. मैंने एक वीडियो बनाया था कि receptive vocabulary और productive vocabulary क्या होती है. अगर आपको वो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं. For example, instead of just remembering put off, postpone, say I keep putting off my English practice, then use it again tomorrow. तो understand it in context, फिर notice it when you hear or read it, make your own sentence and use it in conversation. Alright, so today हमने देखा कि phrasal verbs क्या होते हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है. So don't try to learn 100 phrasal verbs tonight. That's not how vocabulary becomes useful. तो आपको क्या करना है? Pick just 3 from today's lesson. Make your own sentence. Use them today. Use them again tomorrow. And then the next time you hear one in a movie, a conversation or a YouTube video, stop.
notice it. Because the moment you start recognizing a phrasal verb in real English, you're no longer just memorizing it, you're owning it. And याद रखिएगा, you don't need more English sitting in your notebook. You need more English coming out of your mouth. So today, if you found this lesson useful, stay with me because we are going to keep turning the English you understand into the English you can actually use. Keep learning, keep noticing, and keep speaking. And I'll see you in the next lesson.